हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था डैविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट उसके बारे में पढ़े। उसके बाद फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एस्टिमेशन देखे और फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का MBR बराबर NH/2 पाई जो कि कंजर्व होता है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखे थे। अब जैसे हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो इसके साथ जो है एक ऐसा वेव एसोसिएट होता है जो कहलाता है मैटर वेव। तो यदि पूछा जाए कि इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में टोटल कितने वेव्स बनेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, तो यदि नंबर ऑफ वेव्स पूछा जाए कि कितने वेव बनेंगे एक ऑर्बिट में, नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट, तो क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो देखो, अभी जो हम लोग पढ़े थे डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में इस फॉर्मूला का MBR बराबर NH/2 पाई का, तो इसके डेरिवेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि यह जो ऑर्बिट का सरकमफरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, यह बराबर था किसका? नंबर ऑफ वेव इनटू लेंथ ऑफ वन वेव। क्या इस पूरे ऑर्बिट का यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ, जिसको कि हम लोग सरकमफरेंस बोलेंगे, तो यह लेंथ बराबर होगा किसका? तो ये जितने भी वेव बन रहे हैं उन सारे वेव के लंबाई का। तो इस एक वेव का लंबाई तो हम लोग जानते हैं लैम्डा होता है, वेव लेंथ। टोटल कितना वेव बनेगा वही तो नहीं पता है, वही तो हम लोग को निकालना है। तो इस सरकमफरेंस हो गया यहाँ से 2πr, नंबर ऑफ वेव नहीं पता है, मान लो n, और ये हो गया लैम्डा। ऐसा मतलब जो हम लोग पढ़े पीछे वही चीज़ है, इसमें नया कुछ नहीं है। इस प्रकार से अब यदि ऐसा है तो इसको और आगे यदि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस n को अब लिखोगे तो लिख सकते हो 2πr/λ, और 2πr/λ लिखोगे और लैम्डा को लिखोगे, क्या लिखोगे? h/mv डी ब्रॉगली के अनुसार। तो इसको ज़रा अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो हो जाएगा 2πr/h, इधर हो जाएगा mv। ऐसा ऐसे लिख सकते हो इसको। अब जो इसी चीज़ को यदि लिखोगे तो थोड़ा इसको अरेंज करो, बढ़िया से अरेंज करो कि ऊपर MVR लिखो, MVR, और इसको अलग करो 2π/h। अब ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं MBR बराबर NH/2 पाई, तो MVR की जगह इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो ये जाएगा NH/2 पाई इंटू 2π/h, h खत्म, 2 पाई खत्म, मतलब ये नंबर ऑफ वेव आ गया n के बराबर, n मतलब कि ऑर्बिट नंबर के बराबर। कैसे लाए? क्लियर हुआ यहाँ से? ऑर्बिट का सरकमफरेंस बराबर होगा नंबर ऑफ वेव इंटू लेंथ ऑफ वन वेव। एक वेव का लंबाई हो गया लैम्डा, नंबर ऑफ वेव पता नहीं है तो इसी को x मान लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, n की जगह x मान लो। अच्छा, अब यह सरकमफरेंस 2πr है, एक वेव का लंबाई लैम्डा होता है, यहाँ से लैम्डा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो h/mv इसको अरेंज कर दिए ऐसे, MBR 2h × पाई, और ये MBR जो है देखो यहाँ NH/2 पाई के बराबर है, काट छूट दिए तो ये आ गया n के बराबर। n ये ऑर्बिट नंबर है और यही हुआ नंबर ऑफ वेव। मतलब एक ऑर्बिट में उतना ही वेव बनेगा इलेक्ट्रॉन के साथ
जितना कि वह ऑर्बिट का नंबर है। मतलब यदि कोई पूछे नंबर ऑफ वेव इन फर्स्ट ऑर्बिट, कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के साथ कितना वेव जुड़ेगा, क्या आंसर दोगे? 1। फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब 1। तो नंबर ऑफ वेव इन सेकेंड ऑर्बिट क्या लिखोगे? 2। नंबर ऑफ वेव थर्ड ऑर्बिट में क्या लिखोगे? 3। मतलब ऑर्बिट नंबर जितना होगा वही होगा नंबर ऑफ वेव। यहाँ से जो आया याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा उतना ही वेव बनेगा जितना कि वह ऑर्बिट नंबर है। यहाँ से हम लोग देखें कैसे उतना आया, n के बराबर। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी का जो लिमिटेशन हम लोग पढ़े थे ना, उसमें से 2 लिमिटेशन को तो दूर कर लिए। बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल नेचर रखता है, लेकिन वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, और वही वेव नेचर को एक्सप्लेन किया गया पूरे डी ब्रॉगली थ्योरी के द्वारा, जो हम लोग काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए। उसके बाद यह जो पॉस्टुलेट था MVR बराबर NH/2π, यह MVR बराबर NH/2π कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन नील्स बोर नहीं दिए, तो उस डेरिवेशन को भी हम लोग कर लिए। अब एक और लिमिटेशन उसमें था कि जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है वह एगेंस्ट था एक प्रिंसिपल का, जिसका हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसा हाइजेनबर्ग नाम है साइंटिस्ट का। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है, ये तो थोड़ा सा हम लोग उस समय देखे भी थे, लेकिन फिर से अभी इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine both the position and momentum. It is impossible to determine both the position and momentum of an extremely small fast moving particle. It is impossible to determine both the position and momentum of an extremely small fast moving particle simultaneously with accuracy if anyone either position और मोमेंटम, इस मोमेंटम को यहाँ हम लोग वेलोसिटी समझ करके चलेंगे अभी। इफ़ एनी वन इज मेजर्ड एक्यूरेटली द अदर बिकम्स मोस्ट अनसर्टेन। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पूरे स्टेटमेंट को यदि ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो बड़ा मीनिंग सा है इसमें। क्या बोल रहा, ज़रा ध्यान दोगे कि यह असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है क्या, टू डिटरमाइन निर्धारित करना, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो ओवरऑल स्टेटमेंट का कहना ये है कि कोई भी एक बहुत ही छोटा पार्टिकल जो तेज़ गति से घूम रहा हो,
एक्सट्रीमली स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल का मतलब हुआ कि कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के जैसा जो पार्टिकल है, तो कोई भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बिल्कुल सही तरीके से निर्धारित करना असंभव है। ये जो दो चीज़ है, पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग वेलोसिटी से कोरिलेट करके चलेंगे, तो ये जो दो चीज़ें हुई, पोजीशन और वेलोसिटी, ये दोनों को आप 100% एक्यूरेसी के साथ एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो तेज गति से घूम रहा हो। अब सिंपल सा एक स्टेटमेंट सुन लो इसका, कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जैसा बहुत छोटा पार्टिकल, यदि तेज गति से घूम रहा है तो उस दरमियान उस पार्टिकल का पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों एक साथ एकदम सही तरीके से निर्धारित करना असंभव है। माने तुम चाहोगे कि वेलोसिटी को भी एकदम सही तरीके से निकाल लें, 100% सही निकाल लें, और पोजीशन को भी 100% सही निकालें, तो यह कभी संभव नहीं है। यदि तुम वेलोसिटी को सही निकालोगे, उसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो फिर उसका पोजीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। यदि पोजीशन को सही तरीके से निकालोगे तो उसके लिए वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, पोजीशन और वेलोसिटी, यह दोनों कभी भी एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है एक तेज़ गति से घूम रहे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। एग्जाम्पल से समझोगे हाइजेनबर्ग को तो ऐसे समझ लो, सिंपल सा बात है कि एक साथ दो काम को बिल्कुल सही तरीके से करना असंभव है। एक साथ दो कामों को बिल्कुल सही तरीके से करना असंभव है। हाँ, एक साथ आप दो काम कर सकते हो, लेकिन दोनों काम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं करोगे। जैसे मान लो कि आप पढ़ भी रहे हो किताब या कॉपी से, मोबाइल भी चलाना चाह रहे हो, तो दो काम हो गए, दोनों एक साथ करोगे। थोड़ा कॉपी देखोगे, मोबाइल देखोगे, कॉपी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तो इस केस में ना तो तुम 100% मोबाइल पे कंसंट्रेट कर पाओगे, ना तो 100% कॉपी पे कंसंट्रेट कर पाओगे। तो दोनों एक साथ होगा, लेकिन दोनों 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तुम यदि ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा मोबाइल में गड़बड़ा जाओगे, मोबाइल को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो दो कामों को एक साथ बिल्कुल सही तरीके से करना कभी संभव नहीं है। दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो अनसर्टेन वन लगा है, अनसर्टेनिटी मतलब यह निश्चितता कि अनिश्चित है। तो अनिश्चित क्या है कि दो कामों को एक साथ करना है। दो कामों को आप एक साथ करोगे, लेकिन चाहोगे कि दोनों एकदम ढंग से करें, दोनों 100% एक्यूरेसी के साथ करें, तो यह कभी पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि यदि कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल जो तेज़ गति से घूम रहा हो, तो उस पार्टिकल के लिए उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ सही तरीके से निर्धारित करना असंभव है। दोनों में से यदि कोई भी एक सही तरीके से मापा जाता है तो दूसरा अनिश्चित हो जाएगा, मतलब दूसरे को आप नहीं माप पाओगे। वेलोसिटी सही से मेजर कर लिए तो पोजीशन नहीं माप पाओगे, पोजीशन को सही तरीके से मेजर कर लिए तो वेलोसिटी को नहीं बता पाओगे। सिंपल सी बात है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया हाइजेनबर्ग के द्वारा। मैथमेटिकली इस लॉ को जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π, ऐसा। अब इसमें से h/2π को हम लोग लिखते हैं h क्रॉस, इसको हम लोग पढ़ते हैं h क्रॉस, मैंने h लिख करके इसमें क्रॉस किया हुआ है। तो इसी को लिखोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/2π इंटू 2 लिखो, और h/2π के लिए लिख सकते हो h क्रॉस। तो सेम चीज़ को ऐसे लिख देंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h क्रॉस/2, ऐसा। अब इसका मतलब क्या है ज़रा सो समझो।
इसका मतलब है कि जो डेल्टा है ये बतलाता है चेंज को। तो कोई भी चीज़ चेंज कर रहा है इसका मतलब कि इसमें एरर है। जैसे होता है ना कि मान के चलो तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वेलोसिटी निकाल रहे हो, आना चाहिए 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तुम्हारा आ जा रहा है 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या कभी आ जा रहा है 55 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट वैल्यू 50 है, लेकिन तुम्हारा कभी 45 आया तो कभी 55 आया, तो वैल्यू चेंज कितना किया, 5 कभी बढ़ गया या 5 कभी घट गया। तो इस 5 को यहाँ डेल्टा बोलेंगे। और ये जो 5 वैल्यू चेंज कर रहा है ये बतला रहा है कि तुम इतना एरर कर रहे हो, इतना गलती कर रहे हो। और इतना गलती कर रहे हो इसका मतलब कि उसके बारे में तुम श्योर नहीं हो, उसके बारे में तुम सर्टेन नहीं हो, मतलब यही हो जाएगा अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा चेंज हो जाएगा यहाँ एरर। तो इस डेल्टा एक्स को हम लोग लिखेंगे एरर, और एरर मतलब कि अनसर्टेनिटी, जो तुम सही से माप नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कि तुम उसके बारे में श्योर नहीं हो, मतलब सर्टेन नहीं है चीज़ें, मतलब अनिश्चित है। तो एरर या अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक्स यहाँ पोजीशन को बता रहा है, डेल्टा बता रहा है चेंज को, एरर को। तो पोजीशन मेजर करने में जो एरर हुआ वही कहलाएगा डेल्टा एक्स। उसी प्रकार से डेल्टा पी इज द एरर और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। एच जान रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, 4 ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। तो अब यदि यहाँ से देखोगे कि ई हो गया पोजीशन मापने में कितना एरर किए, ई हुआ वेलोसिटी मापने में कितना एरर किए। तो जो भी एरर करोगे, एरर तो होगा ही, क्योंकि दोनों एक साथ निकालोगे तो दोनों सही निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ एरर दोनों में से किसी एक में होना ही है। तो जितना एरर तुम पोजीशन मेजर करने में करोगे और मोमेंटम, वो दोनों एरर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अब वैल्यू या तो h/4 पाई के बराबर आएगा या तो वही वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा। इसका मतलब समझे, जैसे हम बोल रहे हैं कि यदि तुम कॉलेज में किसी भी प्रकार का गलती करते हो, गलती पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से संबंधित हो सकता है, मतलब तुम मिसबिहेव करते हो, मान लो कि यदि तुम किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करते हो, कोई गलती करते हो क्लास में, तो तुमको फाइन के रूप में जो है या तो 100 रुपया देना होगा इसके बराबर, या तो इससे ज़्यादा देना होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 100 रुपीज़। ऐसा हम बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का गलती या मिसबिहेव तुम करते हो कॉलेज में, तो तुमको फाइन के रूप में इक्वल टू और ग्रेटर देन 100 रुपीज़ देना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि तुम छोटा से छोटा गलती भी करते हो, एकदम छोटा से छोटा गलती भी, तो कम से कम तुमको तो 100 रुपया देना ही होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है वो 100 और उसके ज़्यादा है। तो तुम मिनिमम एरर भी करते हो, कम से कम गलती भी करते हो, थोड़ा सा भी मिसबिहेव करते हो बाबू, तो कम से कम 100 रुपया फाइन लग ही जाएगा। अब उसके बाद तुम जितना बड़ा गलती करोगे फिर 100 से उससे बढ़ते जाएगा। तो जो 2 साइन दिया हुआ रहता है, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, तो इक्वल टू बतलाता है कि मिनिमम मतलब कि कम से कम इतना तो होगा ही, और फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यही यदि ऐसे रहता है इक्वल टू लेस देन, तो इक्वल टू लेस देन का मतलब फिर यहाँ इक्वल टू का मतलब हो जाता है मैक्सिमम, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो यहाँ जो है कि पोजीशन मापने में जो एरर किए, मोमेंटम मापने में जो एरर किए, वह दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो या तो इस कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगा या इससे ज़्यादा, मतलब तुम कम से कम भी एरर करोगे तो इसके बराबर तो आएगा ही। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा एरर करोगे या वैल्यू उतना ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। इसी को यदि हम लोग और ढंग से एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, सो देखो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ गए कि एक साथ 2 कामों को सही तरीके से करना संभव है। 2 काम में से यदि एक काम को पूरी तरह से सही करोगे तो दूसरा काम पूरा गलत होगा। दोनों को एक साथ करोगे सही करके तो फिर थोड़ा थोड़ा गलती दोनों में होना है। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी हम लोग पढ़े, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई, तो इसी को यदि हम लोग लिखेंगे फॉर द मिनिमम
फॉर द मिनिमम एरर, कि कम से कम गलती हो, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा, इक्वल टू h/4π, कि कम से कम इतना के बराबर तुम गलती करोगे, कम से कम मिनिमम एरर, ज़्यादा तो फिर यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ से p जो होता है मोमेंटम, वह होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यदि तुम डेल्टा p यहाँ लिखोगे तो लिखोगे डेल्टा और यहाँ m भी। अब यहाँ से समझना है कि यह डेल्टा बतला रहा है चेंज को, परिवर्तन, एरर। तो यहाँ दो टर्म है, मास भी वेलोसिटी भी, तो नियमतः या डेल्टा m होना चाहिए इंटू डेल्टा v, दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन अभी हम बताएं कि डेल्टा यहाँ बतला रहा है चेंज को, तो ये हुआ चेंज इन मास, ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या किसी भी पार्टिकल का मास कभी चेंज कर सकता है क्या, कभी भी सोचो, बिल्कुल नहीं। चेंज तो वेट करता है, मास तो कांस्टेंट होता है। यहाँ m मास है, तो चूंकि मास पार्टिकल का कभी चेंज नहीं करेगा, तो इस डेल्टा को m के आगे लगाना सही नहीं है, ये केवल v के आगे लगेगा। मतलब ओवरऑल या जो डेल्टा p है ये हो गया m डेल्टा v, ऐसा हो गया। तो इसी को जरा आप यहाँ लिखो, तो यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा डेल्टा x इंटू m डेल्टा v बराबर h/4π। m कांस्टेंट टर्म है, जैसे h और पाई कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दोगे तो हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर h/4πm, ऐसा। और यह जो है कुछ मान लो, इसको 1 माने थे तो इसको 2 कर लो, इसको 3 कर दो। तो यह जो लेफ्ट साइड टर्म है ना, ये दोनों अनसर्टेन चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। यहाँ इसको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो P है इसमें दो टर्म है, M और V। M अनसर्टेन नहीं है, V है। तो जब M इधर चला जाएगा तो इस टर्म को डेल्टा x इंटू डेल्टा V को हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, मतलब दो अनिश्चित चीज़ों का गुणनफल। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब मेजर करने में जो एरर आया। एग्जाम में आता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ध्यान रखोगे इस बात को। अब इसी को हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल टू, एक बार लिखो h/4πm डेल्टा v, और इसी को एक बार लिखो डेल्टा v बराबर h/4πm डेल्टा x, ऐसे। अब मान लें हम लोग सपोज कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली। मान लेते हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह एक्यूरेटली मेजर किया गया है, मतलब 100% करेक्ट। 100% करेक्ट मतलब कि 0% एरर, कोई एरर नहीं, तो 0 एरर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा v होगा, तो डेल्टा v क्या था, एरर इन वेलोसिटी। पहले तुम बोल चुके हो कि वेलोसिटी को हम सही माप रहे हैं, तो एरर कुछ होगा क्या, नहीं होगा, 0, डेल्टा v 0। तो डेल्टा v इज़ नॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0, दिस इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी मापने में जो गलती हुआ वह 0 है, क्योंकि पहले ही हम लोग मान चुके हैं कि वेलोसिटी को सही मेजर किए हैं। तो वेलोसिटी को सही मेजर किए हो तो गलती 0, डेल्टा v इज़ द वेलोसिटी मापने में जो एरर हुआ, ध्यान रखोगे। अब जब डेल्टा v 0 हो जाएगा तो ज़रा इसको यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा x हो जाएगा h/4πm इंटू 0। सो h/0, किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, मतलब डेल्टा x इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज डेल्टा x, तो डेल्टा x इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। तो यदि वेलोसिटी मापने में एरर आप 0 किए, वेलोसिटी मापने में आप कोई गलती नहीं किए, 0 एरर किए, तो पोजीशन मापने में कितना गलती किए, इन्फिनिटी के बराबर। इन्फिनिटी के बराबर गलती मैंने समझते हो, गलती ही गलती, कुछ भी सही नहीं। तो यही तो हाइजेनबर्ग है कि भाई एक को मापने में आप कोई गलती नहीं करोगे तो दूसरा मेजर करने में गलती ही गलती होगा।
मोबाइल चलाने में आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो पढ़ने में गलती ही गलती करोगे, ध्यान ही नहीं रहेगा उधर। यही तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसी प्रकार से उधर अभी जैसे हम लोग वेलोसिटी को सही मेजर किए थे, इस बार हम लोग पोजीशन को सही मेजर करते हैं। मान लो कि इस बार जो है पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर किया गया है, तो एक्यूरेटली मेजर किया गया मतलब इस बार डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। डेल्टा एक्स इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन मापने में एरर 0, क्योंकि पहले से मान लिए हैं एक्यूरेटली मेजर किया गया है। तो जब डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, h/4πm इंटू 0। सो डेल्टा वी बराबर h/0 मतलब इन्फिनिटी। सो इस बार डेल्टा वी आ गया इन्फिनिटी। तो यहाँ वेलोसिटी मापने में 0 एरर किए तो पोजीशन मापने में इन्फिनिटी के बराबर गलती हुआ। यहाँ पोजीशन मापने में 0 एरर किए तो यहाँ वेलोसिटी मापने में इन्फिनिटी के बराबर एरर हुआ। तो एक को सही माप रहे हो, मैंने एक को मापने में 0 एरर तो दूसरे को मापने में इन्फिनिटी के बराबर एरर। तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि किसी भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ, मोमेंटम को हम लोग वेलोसिटी से करें क्योंकि मोमेंटम में मास आ जाता है जो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं ऐसा। तो समझ गए इस बात को कि किसी भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी दोनों एक साथ बिल्कुल सही तरीके से मापना कभी संभव नहीं है। दोनों में से एक को 100% सही मापोगे तो दूसरा मेजर करने में बहुत ज़्यादा गलती होगा। दोनों सही तरीके से मापना पॉसिबल नहीं है। ऐसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एकदम 5 नंबर और 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टेट करो, मतलब स्टेटमेंट दो उसका क्या है और फिर एक्सप्लेन करो। तो ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देना होगा। समझ गए। इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल आ सकता है एक देखते हैं बना के हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%. So what is the uncertainty in locating its position? बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बोल रहा है कि यह जो वेलोसिटी है ना वो एरर के साथ मेजर किया गया और इसमें एरर कितना है 0.02%। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी में एरर क्या हुआ 500 का 0.02%, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.10 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो ये आ गया डेल्टा भी। अब बोला है कि यदि डेल्टा भी इतना है तो फिर उसका पोजीशन को डिटरमाइन करने में क्या अनसर्टेनिटी हुआ होगा। तो क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े, डेल्टा एक्स बराबर h/4πm इंटू डेल्टा भी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज 4, 3.14, 9.109 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और डेल्टा भी हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे, जूल को हम लोग बताएं कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, सब कट जाएगा, बचेगा केवल मीटर में, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अरे पूरा सॉल्व करोगे, गुना भाग करोगे तो डेल्टा एक्स का कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा ही। दिया हुआ तो क्वेश्चन कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड इतना है लेकिन इस स्पीड में इतना % का एरर है, मतलब वह करेक्ट वैल्यू मेजर नहीं किया गया है। तो कितना एरर है 0.02%, तो इसका 0.02% जो निकालेंगे वही डेल्टा भी होगा। अब डेल्टा भी पता हो गया तो डेल्टा एक्स निकालना है कि पोजीशन लोकेट करने में कितना अनसर्टेनिटी आएगा, फार्मूला पे पुट कर दो, हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस टॉपिक पे, तो इसको ध्यान में रखोगे।
तो इस तरह से यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यह लिमिटेशन था बोर का, पहले ही बताया कि बोर एटॉमिक थ्योरी में जो जो लिमिटेशन है वो सब आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से 2-3 टॉपिक, तो 3 लिमिटेशन को तो एक्सप्लेन कर ही दिए हम लोग। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, MBR = NH/2π कहाँ से आया, और तीसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टार्क और जीमैन इफेक्ट जो पढ़े थे उसका भी हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ना है। तो अब एक केवल बच रहा है ऑर्बिटल का कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन। उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।